Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of Economic Survey 2020-21। हम इसके वॉल्यूम 2 पे चल रहे हैं और आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। नाउ ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, इसीलिए इस चैप्टर के एंड में मैं आपको 10 एमसीक्यूज दूंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, राइट? उन 10 एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना है और अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज 10 एमसीक्यूज। और अगर आप ये 10 एमसीक्यूज सॉल्व कर पाते हो तो आई विल बी अश्योर्ड कि आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया। और ये चैप्टर अच्छे से तैयार करवाने का मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्पस है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप अच्छे से सॉल्व कर सको। ये चैप्टर बैंकिंग सिस्टम, शैडो बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, मनी सप्लाई, ये सारी चीजों से डील करेगा और इसी टॉपिक में से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं इस बार के प्रीलिम्स में। ऑलराइट, तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से सुनना। अभी जैसा जैसा मैं बताता जाऊं, जो मैं बताता जाऊं, ध्यान से सुनना। कोई भी डाउट हो तो अभी ही पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख के या डाउट या कॉल करके, कैसे भी, पर जल्दी ही पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ही अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ऑलराइट, ठीक है, मेक सेंस? चलो फिर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम लेइंग एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, ठीक है? और एंड में 10 एमसीक्यू आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो चैप्टर है इसमें भी कोई कोट नहीं है। स्टार्टिंग में हर चैप्टर का एक कोट होता है, इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर से आने स्टार्ट होंगे, तो बिना कोट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मॉनेटरी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 2020-21। नाउ ये जो साल था 2020-21, ये लॉकडाउन का साल था और लॉकडाउन के समय इकोनॉमी बिल्कुल ही क्रैश कर रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, राइट? बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। ऐसे मौकों पर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों इकोनॉमी को सपोर्ट करने आ जाते हैं। नाउ गवर्नमेंट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है फिस्कल पॉलिसी से, सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई सपोर्ट करता है इकोनॉमी को मॉनेटरी पॉलिसी से। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं होती, सिंपल, आरबीआई डिफरेंट टूल्स को यूज करके मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करता है। बस मनी सप्लाई को वेरी करता है, मनी सप्लाई में चेंजेस करता है और मनी सप्लाई को मैनेज करता है, राइट? नाउ जब ये लॉकडाउन का साल था, इकोनॉमिक क्राइसिस का साल था, तो आरबीआई ने मनी सप्लाई को या मॉनेटरी पॉलिसी कैसे मैनेज करी है वो बताएगा ये वाला टॉपिक, मॉनेटरी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 2020-21। ना नेचुरल सी बात है, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तब आप मनी सप्लाई एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, तब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी या हम वर्ड यूज करते हैं अकोमोडेटिव होगी, राइट? तो जैसे ही ये क्राइसिस आया, आरबीआई सीधा एक्शन में आ गया और आरबीआई ने रेपो रेट कम करना शुरू कर दिया। ये आप जानते हो ना, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप इंटरेस्ट रेट्स कम करने की कोशिश करते हो, तो आरबीआई ने फटाफट से इंटरेस्ट रेट्स कम करने शुरू कर दिए। नाउ इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कैसे कम करता है? वेल, रेपो रेट से। आरबीआई ने रेपो रेट कम करा, राइट? और फिर जैसे जैसे पूरा साल आगे बढ़ता गया, आरबीआई की भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती गई, राइट? शुरुआत में मार्च में उन्होंने थोड़ा सा कम करा, फिर उसके बाद थोड़ा और कम करा, फिर उसके बाद थोड़ा और कम करा। काफी ज्यादा उन्होंने रेपो रेट को कम करा। सिंपल पर्पस, मनी सप्लाई बढ़ानी है, राइट? तो इसीलिए द रेपो रेट हैज बीन कट बाय 115 बेसिस पॉइंट्स सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से सक्सेसिवली, मतलब जैसे पहले थोड़ा सा करा, फिर बाद में थोड़ा सा करा, धीरे धीरे आइटरेशंस में इन्होंने टोटल 115 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम करा। व्हाट इज 115 बेसिस पॉइंट्स? वेल, 1.15%। बेसिस पॉइंट्स का तो आपको पता ही होगा ना, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, 115 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होगा 1.15,
है ना? अगर बेसिस पॉइंट्स लिखा हुआ है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.5%। तो आरबीआई ने ना रेपो रेट 115 बेसिस पॉइंट से कम करा है, ठीक है? मार्च में उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया था। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है? Now, the policy rates were kept unchanged in the subsequent meetings, but the liquidity support was significantly enhanced. Now, RBI ने जब एक बारी 115 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए, उसके बाद RBI ने इसे स्टेबल रखा, राइट? जब 115 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए, उसके बाद रेपो रेट को स्टेबल रखा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि RBI ने अकोमोडेटिव स्टांस छोड़ दिया। रेपो रेट को स्टेबल रखा, पर और बहुत सारे तरीकों से मनी सप्लाई बढ़ाई। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम करना सिर्फ एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं। उन बहुत सारे तरीकों को यूज करा और रेपो रेट स्टेबल कर दिया काटने के बाद। यह करा है आरबीआई ने थ्रू आउट दिस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जब लॉकडाउन लगा था, राइट? यहां आप देख भी सकते हो कब कब आरबीआई ने रेपो रेट कम करा है, रिवर्स रेपो रेट कम करा है। कैश रिजर्व रेशियो, अगर आपने लेक्चर ध्यान से लगाया है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आप सीआरआर भी कम कर देते हो, एसएलआर भी कम कर देते हो, एमएसएफ रेट भी कम कर देते हो, पर मेजरली आप रेपो रेट से काम चलाते हो, राइट? तो ये सारे टूल्स हैं टू इंक्रीज मनी सप्लाई। इन सबको जब आप कम करते हो, ये सारे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, सबको जब कम करते हो मनी सप्लाई बढ़ती है। सबको जब बढ़ाते हो मनी सप्लाई कम होती है। तो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में क्या करा होगा? इस सबको कम करा था। क्लियर? ये चीज है। अब कुछ और बातें जान लेते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट्स के बारे में। पहली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में 75 बेसिस पॉइंट से आपने रेपो रेट कम करा, ठीक है? नाउ जो मार्च में हुई थी, उसके बाद और कम करा है, टोटल 115 बेसिस पॉइंट से करा है, पर सबसे पहले फर्स्ट गो में 75 बेसिस पॉइंट्स काट दिए, ठीक है? नाउ आरबीआई ना जनरली पता है क्या करता है? आरबीआई जनरली क्या करता है कि आरबीआई जब रेपो रेट कम करता है ना, वो जितने से रेपो रेट कम करता है उतने से ही रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है, ताकि रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो जब भी आरबीआई अनाउंस करता है ना कि रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट से कम होने वाला है ना, तब उसे रिवर्स रेपो के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली समझा जाता है कि रिवर्स रेपो भी 75 बेसिस पॉइंट से कम होगा। तो आरबीआई बस बोलता है मैं रेपो रेट इतने से काट रहा हूं, लोग अपने आप समझे कि रिवर्स रेपो भी इतने से कटेगा, राइट? ये जनरल तरीका है। पर इस बार लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने थोड़ा सा डिफरेंट करा। आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट से काटा, पर रिवर्स रेपो रेट और ज्यादा काट दिया, 90 बेसिस पॉइंट से काट दिया। तो रेपो रेट अगर आरबीआई ने इतने से काटा है, रिवर्स रेपो रेट और ज्यादा काट दिया। अब आपको याद होगा रेपो रिवर्स रेपो में फर्क क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंक्स को पैसा दे देता है, उस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, राइट? रिवर्स रेपो क्या है? अगर बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया और वो कहीं लोन आउट नहीं कर पा रहे, तो वो आरबीआई को पैसा लोन कर सकते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। तो रेपो में आरबीआई से बैंक्स की तरफ जाएगा, रिवर्स रेपो में बैंक से आरबीआई की तरफ जाएगा। नाउ आरबीआई ने ये एसिमेट्रिकल कॉरिडोर क्यों बनाई है? एसिमेट्रिकल कॉरिडोर का मतलब रेपो कम से काटा है, रिवर्स रेपो ज्यादा से काट दिया है, नहीं तो बराबर से काटते थे। आरबीआई ने रिवर्स रेपो ज्यादा क्यों काटा है? क्योंकि आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़े। पर अगर बैंक्स, जितना भी बैंक्स के पास पैसा है, अगर बैंक्स के पास सरप्लस पैसा है और वो आरबीआई को ही वापस देने लग जाएंगे रिवर्स रेपो की विंडो में, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कैसी बढ़ेगी? सो टू डिस्करेज बैंक्स टू यूज द रिवर्स रेपो फैसिलिटी, ताकि बैंक ज्यादा रिवर्स रेपो फैसिलिटी का यूज ना करें, उस मनी को इकोनॉमी में ही चलाएं, राइट? उसके लिए उन्होंने रिवर्स रेपो ज्यादा काट दिया, इतना कम इंटरेस्ट रेट कर दिया कि बैंक्स को लगेगा कि कोई फायदा ही नहीं है, राइट? तो उन्होंने रिवर्स रेपो जानबूझ के ज्यादा काटा ताकि बैंक्स ना दें आरबीआई को और लिक्विडिटी इकोनॉमी से बाहर ना जाए, राइट? फिर भी इतना फायदा नहीं हुआ, आपको पता है एक्चुअली बैंक्स ने फिर भी आरबीआई को पैसा दिया है, हां, पर अगर आरबीआई ज्यादा ना काटता तो शायद और ज्यादा दे देते। खैर, आरबीआई का पर्पस था एसिमेट्रिकल कॉरिडोर का कि रिवर्स रेपो फैसिलिटी को डिस्करेज करना है, राइट? नाउ लॉकडाउन जब स्टार्ट होता है तो ये सारी डेवलपमेंट्स होने लग जाती हैं। तब आरबीआई और एमपीसी का प्राइमरीली पर्पस है ग्रोथ बूस्ट करना, और ग्रोथ बूस्ट करने के लिए आपको
मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। पर जो आरबीआई है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका एक और गोल होता है, वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए इन्हें मनी सप्लाई कम करनी पड़ती है। आपको पता है ना इन्फ्लेशन किस वजह से होती है? डिमांड सप्लाई के मिसमैच से होती है। अगर किसी चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो इन्फ्लेशन होगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई ही कम कर देता है। पैसा अगर कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी। तो जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आरबीआई मनी सप्लाई कम कर देता है, ठीक है, और रेपो रेट वगैरह बढ़ा के। पर इस बारी क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन तो चलता जा रहा है, बीच में पाया कि इकोनॉमी भी क्राइसिस में चल रही है और आने वाले कुछ महीनों में यह पता चला कि इन्फ्लेशन भी ऊपर चल रही है। इन्फ्लेशन ऊपर चल रही है और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अब आरबीआई क्या करे, किसको प्रायोरिटी दे, ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दे या इन्फ्लेशन को? तो आरबीआई ने डिसाइड करा कि अभी हम ग्रोथ को देते हैं ज्यादा प्रायोरिटी और मनी सप्लाई बढ़ा के रखते हैं और अपना स्टांस अकोमोडेटिव ही रखते हैं। ठीक है, अपना स्टांस अभी हम अकोमोडेटिव ही रखते हैं, ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन पे बाद में आएंगे। ठीक है, एक और कारण था जिसकी वजह से, ये एक कारण हो गया कि यार अभी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करो, इसलिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन पे इतनी तवज्जो नहीं दी, राइट? एक और कारण था जिसकी वजह से आरबीआई ने अपना स्टांस अकोमोडेटिव रखा। वो पता क्या था? देखो, आप जानते हो प्राइसेस के बारे में, प्राइसेस या इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई की वजह से हिलते हैं, राइट? ना आरबीआई ने ये देखा कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है ना, ये डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं इन्फ्लेशन बढ़ी है, ये सप्लाई गिरने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है। इन्फ्लेशन तो तब होगी जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई गिर जाए। तो आरबीआई ने जाना कि ये जो इन्फ्लेशन हो रही है, ये जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, सप्लाई गिरने की वजह से हो रही है, डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं हो रही है। सप्लाई गिर गई, इन्फ्लेशन हो रही है, राइट? ना आरबीआई कहता है कि जो हम ये हथकंडा नहीं अपनाते मनी सप्लाई कम करने का, ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन पे तो काम करता है, क्योंकि ये मनी सप्लाई कम कर देता है, डिमांड कम कर देता है। पर ये जो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन है, इस पे इतना काम नहीं करता, राइट? अगर सप्लाई ही आपकी गिर गई है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, और वो हम जानते हैं क्यों हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रैवल नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, सप्लाई चेन्स तो हो ही नहीं, चल ही नहीं रही, काम ही नहीं कर रही, तो सप्लाई हो नहीं पा रही है अच्छे से गुड्स की, इस वजह से सप्लाई गिर गई, डिमांड वहीं की वहीं है। तो आरबीआई कहता है इस पॉइंट पे अगर हम मनी सप्लाई कम भी कर देंगे, डिमांड भी कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे, उस कम डिमांड से ग्रोथ को नुकसान होगा, पर इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल में नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपकी सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से है, सप्लाई ड्रिवन है। तो आरबीआई कहता है अभी ग्रोथ पे ही फोकस करो, जैसे ही अनलॉक होती जाएगी इकोनॉमी, सप्लाई चेन ना अपने आप ठीक होती जाएगी और ये इन्फ्लेशन अपने आप कम आने लग जाएगी। ये इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन नहीं है, इसलिए मनी सप्लाई में चेंजेस करने से कोई फायदा नहीं, सप्लाई चेन ठीक होने से है, और अनलॉक फेज में वो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए शुरुआती दौर में, इंक्लूडिंग अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ना टेक्निकल बातें आने वाली हैं, राइट? कुछ टेक्निकल बातें करेगा आरबीआई। उन टेक्निकल बातों को समझने के लिए थोड़े बहुत बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। वैसे तो आप जब अगर लेक्चर लगा चुके हो तो आपको पता होंगे, पर फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, आरबीआई जो है ना, आरबीआई ये चेक करता है कि मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में कितनी है। पर मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए भी ना उसने 3-4 तरीके निकाले हुए हैं, 4-5 तरीके निकाले हुए हैं, राइट? वो तरीकों को हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं। एक तरीका है, एक होता है M0। M0 में क्या होगा? M0 में कौन सा मनी का पार्ट इंक्लूडेड है, राइट? करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है, जितनी प्रिंटेड करेंसी एक्चुअली आरबीआई ने बनाई है ना, जितनी भी करेंसी प्रिंट करी है, वो जितनी भी सर्कुलेट कर रही है, वो M0 है, ठीक है? प्लस कुछ बैंक्स ने आरबीआई के पास डिपॉजिट करा हुआ पैसा, राइट? वो भी तो प्रिंटेड फॉर्म में है ही है, प्रिंटेड करेंसी है, बैंक्स के पास पड़ी, उन्होंने आरबीआई को दे दिया, चाहे रिवर्स रेपो की फैसिलिटी में दे दिया हो, चाहे जैसे भी आरबीआई को दे दिया,
ठीक है, तो बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और कुछ गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं आरबीआई के पास, तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो जितनी भी प्रिंटेड करेंसी है ना वो M0 में आएगी, और तभी हम M0 को रिजर्व मनी कहते हैं। रिजर्व मनी कहते हैं इसे, हम इसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, हम इसे मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है आपका M1। M1 में क्या है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड लाइबिलिटीज ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स। डिमांड लाइबिलिटीज ऑफ बैंकिंग सिस्टम मतलब आपने बैंक्स में जो डिपॉजिट्स करे हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट्स करे हुए हैं, जितने भी बैंक्स हैं उनमें जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं ना वो M1 में इंक्लूडेड है। सो M1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड लाइबिलिटीज या डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये M1 M0 से थोड़ा हायर वर्जन है, इसमें और ज्यादा चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें जो बैंक्स के, इसमें आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स है वो इंक्लूडेड थे, पर बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स है वो इंक्लूडेड नहीं थे, इसमें है। फिर आता है आपका M2। कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के पास भी डिपॉजिट होता है, तो M2 क्या होगा? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। पोस्ट ऑफिस बैंक्स के पास जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें सिर्फ बैंक्स थे ना, कमर्शियल बैंक्स, इसमें पोस्ट ऑफिस बैंक्स का भी आप ऐड कर देते हो, तो M2 थोड़ा और हायर वर्जन है। फिर आता है आपका M3। नाउ M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। नाउ आप जानते हो, या आप अगर नहीं जानते तो ध्यान से सुनना, कि जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होते हैं ना वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जिन्हें आप ऑन डिमांड, जिनमें से पैसा कभी भी निकाल सकते हो, एटीएम जाके कभी भी पैसा निकाल लोगे। ठीक है, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जैसे एफडी करवा रखी है आपने, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही मैच्योर होगी और उसके बाद ही आप पैसा निकलवा सकते हो, राइट? तो टाइम डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑन डिमांड पैसा कभी भी नहीं निकाल सकते, हाँ, नहीं तो आपको एफडी तोड़वानी पड़ेगी, राइट? तो ये टाइम डिपॉजिट्स तो M1 में इंक्लूडेड नहीं थे, तो M1 में जब आप टाइम डिपॉजिट्स डाल देते हो तो M3 बन जाता है। M3 को हम ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, ये और बड़ा, और सारी चीजें इसने घेर लिया, और मनी की टाइप्स को भी इंक्लूड कर लिया। दैट इज व्हाई M1 को हम कहते हैं नैरो मनी और M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, और एक होता है आपका M4। M4 में क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ये M4 है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए M0, M1 और M3। क्लियर? मेक सेंस? नाउ जो आपका M3 है ना, इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई जनरली। अगर कहीं लिखा हुआ है मनी सप्लाई ऑफ इंडिया इज दिस मच, तो आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? कौन सी मनी सप्लाई? M0 वाली मनी सप्लाई, M1 वाली, M3 वाली? तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मान के चलो हम मनी सप्लाई का मतलब होता है M3। M3 को हम मनी सप्लाई कहते हैं। ब्रॉड मनी इज मनी सप्लाई। अगर वो किसी और M के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो वो स्पेसिफाई करेंगे, रिजर्व मनी, नैरो मनी। ठीक है, पर अगर वो खाली लिखते हैं मनी सप्लाई तो हम वो M3 के बारे में बात कर रहे हैं। मेक सेंस? ठीक है, बनती है बात। नाउ एक और टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। अब अगेन अगर आपने लेक्चर ध्यान से लगाया तो आपको याद होगा, पर मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूं। मनी मल्टीप्लायर होता है रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी एंड रिजर्व मनी। M3 और M0 का रेशियो होता है। अब इसे मनी मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं? वेल, आपको याद होगा अगर आपने लेक्चर लगाया, नहीं तो नहीं लगाया तो ध्यान से सुनना। आरबीआई जितना पैसा प्रिंट करता है ना, सिर्फ वही मनी सप्लाई नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं तो आरबीआई अगर 10 रुपए सिर्फ प्रिंट करता है, आरबीआई ने प्रिंट ही सिर्फ 10 रुपए किए हैं, मनी सप्लाई 50 रुपीज हो जाती है। आर्टिफिशियली हवा में पैसा क्रिएट हो जाता है, राइट? आरबीआई ने अगर सिर्फ 10 रुपए प्रिंट करे हैं, इकोनॉमी में 50 रुपए घूम रहे हैं किसी तरह। यह कैसे होता है? वेल, दोबारा से हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी। लेट्स सपोज आरबीआई ने 100 रुपीज प्रिंट करे, ठीक है, और ये 100 रुपीज प्रिंट करके उन्होंने इकोनॉमी में डाल दिए, इस पर्सन ए को दे दिए। नाउ ये पर्सन ए ये 100 रुपए बैंक 1 में जमा कर देता है।
राइट? ये बैंक 1 में इसने 100 रुपए जमा कर दिए, बैंक के पास आ गए 100 रुपए। अब ये बैंक पता क्या डिसाइड करता है, इस 100 रुपए में से ये बैंक ना 30 रुपीज अपने पास रखता है, 30 रुपीज अपने पास रखता है कि कल को किसी ने एटीएम से पैसे निकालने हैं तो इसमें से निकल जाएंगे, पर 70 रुपीज आगे लोन दे देता है। किसे? बी को। 70 रुपीज उसने लोन दे दिया बी को, ठीक है ना। अगर आप ए से सवाल पूछोगे भाई तेरे पास कितने पैसे हैं, वो बोलेगा 100 रुपीज हैं, अभी तेरे सामने तो मैंने जमा करवा रखे हैं बैंक 1 में, राइट? अगर आप बी से पूछोगे तेरे पास कितने पैसे हैं, तो ही से कि मेरे पास 70 रुपीज है, अभी आपके सामने ही तो लोन लिया मैंने, ठीक है। तो ए के पास 100 है, बी के पास 70 है, मनी सप्लाई कितनी होगी? 170 रुपीज। पर आरबीआई ने प्रिंट कितने करे थे? सिर्फ 100 रुपए। सिमिलरली ये बी 70 रुपीज बैंक 2 में जमा कर देता है, राइट? अब बैंक 2 क्या करता है, इसमें से अगेन 30 रुपीज अपने पास रिजर्व्स रख लेता है और 40 रुपीज का लोन दे देता है सी को। अब मनी सप्लाई कितनी होगी? 210। पर आरबीआई ने प्रिंट कितने करे? 100 रुपीज, राइट? और ये प्रोसेस चलता जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी, राइट? बैंकिंग सिस्टम की वजह से आरबीआई जितने पैसे प्रिंट करता है उससे कई ज्यादा गुना मनी सप्लाई हो जाती है बिकॉज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, राइट? अब मनी सप्लाई जो होती है ना वो बढ़ सकती है और बढ़ सकती है, इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, 210 से भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर ये जो बैंक्स हैं ये अभी अपने पास ना 30 रुपीज रिजर्व रख रहे हैं। अगर ये 30 रुपीज रिजर्व ना रखें, 10 रुपीज रिजर्व रखें और 90 रुपीज बी को लोन दे दें, तो डोंट यू थिंक मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? अगर बैंक्स डिसाइड करते हैं कि हम रिजर्व्स कम रखेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बैंक अगर रिजर्व्स कम करें तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज, बी ने ना सारे के सारे 70 रुपीज बैंक 2 में जमा करा दिए। अगर बी डिसाइड करता कि मैं सारे 70 रुपए बैंक 2 में जमा नहीं कराता, कुछ अपने पास रख लेता हूं, कुछ बैंक में जमा करा लेता हूं, जैसा कि हम सब करते हैं, तो बी अगर 20 रुपीज अपने पास रखता या मान लो अपने पास पैसा ज्यादा रखता, बैंक को कम देता, तो कम पैसे से बैंक को कम लोन देना पड़ता, तो मनी सप्लाई कम होती। तो करेंसी विद पब्लिक जितनी ज्यादा होगी, करेंसी विद पब्लिक जितनी ज्यादा होगी उतना मनी सप्लाई कम होगी। तो अगर बैंक रिजर्व ज्यादा रखते हैं तो मनी सप्लाई कम है, अगर लोग डिसाइड करते हैं कि हम डिपॉजिट कम रखेंगे, करेंसी ज्यादा रखेंगे, तो मनी सप्लाई कम होती है। नाउ रिजर्व्स कितने हैं ये मेजर होता है आरडीआर से, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बैंक्स के पास जितने डिपॉजिट हैं उनमें से वो कितने रिजर्व्स रख रहे हैं। अगर बैंक ज्यादा रिजर्व्स रखते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ज्यादा होता है, तो मनी सप्लाई कम होती है। सिमिलरली करेंसी विद पब्लिक को मेजर करता है सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। कितने डिपॉजिट्स हैं उसमें से कितने करेंसी लोगों ने अपने पास विड्रॉ कर लिया। अगर लोग ज्यादा करेंसी विड्रॉ करेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, राइट? तो जितना ज्यादा सीडीआर होगा मनी सप्लाई उतनी कम होगी। ये बेसिक सब आपको पता है। अब आपको पता होना चाहिए मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। इस एग्जांपल में आरबीआई ने प्रिंट कितने करे थे? 100। ये हो गया आपका रिजर्व मनी। मनी सप्लाई कितनी होगी थी? 210। ये हो गया आपका M3, राइट? तो इसका मतलब है कि आरबीआई ने प्रिंट 100 करे पर ये पैसा 2.1 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना? तो आपका मनी मल्टीप्लायर होता है 210 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 2.1। M3 बाय M0 इज मनी मल्टीप्लायर। मेक सेंस? और ये डिपेंड करेगा कितना करेंसी डिपॉजिट रेशियो, कितना रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, है ना? नाउ ये चीज इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीएससी में इसी साल मतलब पिछले साल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, क्या होगा? वेल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप 1 लाख विड्रॉ कर लेते हो बैंक से तो टोटल मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? नाउ एग्रीगेट मनी सप्लाई होता है M3 और ये होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, है ना? और M1 क्या होता है? करेंसी आपके पास कितनी है और डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं। अगर आप 1 लाख रुपए डिमांड डिपॉजिट से विड्रॉ करके करेंसी में डाल दोगे, आपने डिमांड डिपॉजिट से विड्रॉ कर लिए, पैसे निकाल लिए 1 लाख रुपए और आपने अपने हाथ में कैश रखा, तो M1 में कोई चेंज आएगा?
कोई भी चेंज नहीं आएगा। M1 क्या है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। यहां से निकाल के यहां डाल दिया, यहां से निकाल के यहां डाल दिया, M1 तो सेम रहेगा, और अगर M1 सेम रहेगा तो M3 भी सेम रहेगा। तो अगर आप 1 लाख विड्रॉ कर लेते हो बैंक अकाउंट से तो अनचेंज रहेगी मनी सप्लाई, है ना? डी ऑप्शन आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ था, पर जिसको बेसिक्स पता है उसका कभी गलत नहीं होगा। यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ टेस्टिंग योर बेसिक्स। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें या ट्रिविया बेस्ड चीजें या रट्टे मारने वाली चीजें इतना नहीं पूछेंगे, वो वहां हिट करेंगे जहां मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं, वो होता है बेसिक्स। इतने छोटे से बेसिक्स अगर आपको पता हो और आप क्वेश्चन समझ जाओ, आपका आंसर पक्का सही होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था टू जस्ट शो यू कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन 2020-21। नाउ ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने बेसिक्स कर लिए, अब ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी समझ आ जाएगी। देखो 2020-21 में आरबीआई का मेजर पर्पस क्या था? मनी सप्लाई बढ़ाना। आरबीआई ने सारे स्टेप्स लिए मनी सप्लाई बढ़ाने के, इसलिए 2020-21 में मनी सप्लाई बढ़ी है। ठीक है, और ये जो मनी सप्लाई बढ़ी है इसमें रिजर्व मनी अच्छा खासा बढ़ा है। आरबीआई ने तो एक्सपैंड करी है ना, करेंसी प्रिंट करके डाली है, आरबीआई ने मनी सप्लाई एक्सपैंड करी है, तो M0 बहुत ज्यादा बढ़ा है इस टाइम पे। ठीक है, M0 बहुत ज्यादा बढ़ा है। और आप जानते हो M0 में क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, नेक्स्ट इज बैंक्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये होता है रिजर्व मनी। तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि रिजर्व मनी बहुत ज्यादा बढ़ा है। नाउ ये जो रिजर्व मनी बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था करेंसी इन सर्कुलेशन का। करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा इस समय इकोनॉमी में, इसीलिए रिजर्व मनी बहुत ज्यादा बढ़ा। तो अगर हम बात करें, ये देखो, एक्सपेंशन इन M0 वाज ड्रिवन मेनली बाय CIC फ्रॉम कंपोनेंट साइड। जो M0 है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये वाला कंपोनेंट CIC, करेंसी इन सर्कुलेशन, सबसे ज्यादा बढ़ा, इस वजह से रिजर्व मनी बढ़ा है। नाउ ये जो पैसा है, रिजर्व मनी है, इसके कुछ सोर्स भी तो होंगे। CIC तो कंपोनेंट है, पर ये कहां से पैदा होता है? कहां से आरबीआई ने ये मनी सप्लाई बढ़ाई है? राइट, वो भी तो होगा। तो रिजर्व मनी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? ठीक है, जितने भी रिजर्व मनी के सोर्सेज होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, नेट डोमेस्टिक एसेट्स, नेट फॉरेन एसेट्स। नाउ ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, आरबीआई अगर करेंसी प्रिंट करता है तो उसको ऐसे ही इकोनॉमी में नहीं फैला देता या हेलीकॉप्टर पे चढ़ के फेंक नहीं देता है। एक सिस्टम के तहत इकोनॉमी में सर्कुलेट किया जाता है वो नया प्रिंटेड मनी, है ना? तो आरबीआई अगर करेंसी प्रिंट कर देगा तो एक सिस्टम के तहत डालेगा उसे इकोनॉमी में। वो सिस्टम क्या होता है? उस पैसे का लोन दे देगा गवर्नमेंट को, है ना? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा, लोन दे देगा गवर्नमेंट को। उस पैसे से किसी कमर्शियल बैंक को लोन दे देगा। उस पैसे से डॉलर्स खरीद लेगा, तो आरबीआई डॉलर्स ले लेगा, आरबीआई के पास डॉलर्स एज एसेट्स आ जाएंगे और इकोनॉमी में रुपी चला जाएगा। जब आरबीआई डॉलर खरीद लेगा तो डॉलर आ गए और रुपी चला गया, राइट? तो ये सोर्सेज हैं, लोन देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेना, कमर्शियल बैंक को देना, ये सोर्सेज ऑफ M0 हैं, है ना? यहीं से M0 पैदा होता है। नाउ इन सोर्सेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बैंक्स को लोन देता है, कमर्शियल सेक्टर को लोन दे देता है, पैसा दे देता है, तो वो नेट डोमेस्टिक एसेट्स हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली वो कोई एसेट लेके पैसा इकोनॉमी में डाल रहा है। अगर आरबीआई फॉरेन करेंसी परचेज करता है, फॉरेन डॉलर परचेज करता है, रुपी इकोनॉमी में डाल देता है, तो वो होंगे नेट फॉरेन एसेट्स। नाउ कहा यह जाता है कि 2020-21 में ना ज्यादा बड़ा सोर्स ऑफ रिजर्व मनी था नेट फॉरेन एसेट्स। डोमेस्टिक एसेट से इतना नहीं जनरेट हुआ जितना फॉरेन एसेट से जनरेट हुआ है। ठीक है, ये इसकी बस एक वो है फाइंडिंग है। ठीक है, नाउ नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट वाज लोअर ड्यू टू हायर कैश बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई। नेट क्रेडिट टू गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को उसने आरबीआई ने लोन दिया, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास ही डिपॉजिट करा हुआ है। तो अगर हम नेट बात करें तो नेट आरबीआई से कितना पैसा गया है वो होता है नेट क्रेडिट। नाउ अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगी तो नेट क्रेडिट कम हो जाएगा ना, वो चीज है। Now, net reserve bank claims on banks and commercial sector largely remained in the negative territory, reflecting surplus liquidity in the system. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रिवर्स रेपो क्या होता है। रिवर्स रेपो होता है जब बैंक्स आरबीआई को पैसा दे देते हैं लोन में,
नाउ बैंक्स ऐसी सिचुएशन में कब आएंगे? जब वो आरबीआई को पैसा देना चाहेंगे, जब उनके पास पैसा ही बहुत है, जब लिक्विडिटी सरप्लस में है। तो पाया ये कि आरबीआई की तरफ से नेट क्रेडिट ना कमर्शियल बैंक्स को इतना नहीं गया, ठीक है, इतना गया नहीं, मतलब नेट क्रेडिट इतना ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि बैंक्स ने ही बहुत ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करा हुआ है। इससे क्या पता चलता है? लिक्विडिटी सरप्लस में है, तभी तो बैंक्स चूज कर रहे हैं, इतना सारा पैसा उन पे वो आरबीआई को दे रहे हैं रिवर्स रेपो में, ये चीज, ठीक है। नाउ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी मनी मल्टीप्लायर करा है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? M3/M0। नाउ आरबीआई का पर्पस M0 बढ़ाने का यही है कि इवेंचुअली मनी सप्लाई या M3 बढ़ जाए मल्टीप्लाई होने से। अगर आरबीआई M0 बढ़ा देगा तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट उस पर लग के M3 भी बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, राइट? तो आरबीआई ने कोशिश करी M0 बढ़ाने की, पर पाया ये कि M3 उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। M3 भी बढ़ा है पर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना M0 बढ़ा है। दैट मीन्स ये मनी मल्टीप्लायर जो है वो थोड़ा कम हो गया था इस बारी। दैट इज वाई इंक्रीज इन M0 डिड नॉट ट्रांसलेट वेल इनटू M3, है ना? मनी मल्टीप्लायर कम हो गया था। आरबीआई ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी M0 बढ़ा के, पर दैट डिड नॉट ट्रांसलेट वेल इनटू M3। यही लिखा है, सिग्निफिकेंट राइज इन M0 डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू कमेंसुरेट इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू शार्प राइज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये क्राइसिस का टाइम था। मैंने बात करी है ना अभी कि मनी मल्टीप्लायर पे किसका इंपैक्ट होगा? सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, आरडीआर, अगर बैंक ज्यादा रिजर्व्स रखते हैं। नाउ ये क्राइसिस का टाइम था। इस समय लोग बैंक्स में अपना पैसा नहीं रखना चाहते थे, लोग विड्रॉ करके अपने घर में सेफ रखना चाहते थे। लोगों को लग रहा था घर में सेफ है, राइट? तो इस समय ना बहुत सारे लोगों ने ना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया और अपने पास कैश रखा। उस वजह से कम डिपॉजिट्स गए तो कम आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी हुई। डिपॉजिट्स अगर बैंक पे नहीं होंगे तो किससे लोन देगा? मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो क्योंकि करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ा हुआ था, इस वजह से मनी मल्टीप्लायर कम हो गया एंड इंक्रीज इन M0 डिड नॉट ट्रांसलेट वेल इनटू M3, है ना? एक और कारण था। एंड ऑल्सो लार्ज अमाउंट्स ऑफ फंड्स पार्क्ड अंडर रिवर्स रेपो। और जितना आरबीआई ने पैसा क्रिएट करके इकोनॉमी में सर्कुलेट करा, M0 बढ़ा दिया, उसमें से कुछ आरबीआई के पास वापस आ गया अंडर रिवर्स रेपो, क्योंकि बैंकों ने आरबीआई को देना शुरू कर दिया, क्योंकि लिक्विडिटी सरप्लस हो गई थी, राइट? पैसा बहुत आ गया था, अभी बात करिए। तो जितना M0 बढ़ाया उसमें से कुछ तो वापस आ गया आरबीआई के पास अंडर रिवर्स रेपो, तो M3 उस हिसाब से बढ़ा नहीं। अगर बैंक्स उस पैसे को आरबीआई के पास ना देते, आगे लोन आउट कर देते, तो M3 बढ़ता। मेक सेंस? ठीक है। नाउ M3 उतना नहीं बढ़ा जितना M0 बढ़ा है, फिर भी बढ़ा तो है। तो वो बढ़ा कैसे है? ऑन द कंपोनेंट साइड अगर बात करें M3 की, तो एग्रीगेट डिपॉजिट्स बढ़े हैं। और हम जानते हैं M3 में क्या होता है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो ये एग्रीगेट डिपॉजिट्स बढ़े, जिसकी वजह से M3 बढ़ा। सोर्स साइड, ये M3 पैदा कैसे होता है? आर्टिफिशियली मनी कैसे क्रिएट होता है? सोर्स साइड में कैसे M3 बढ़ा है? नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट। सोर्स साइड क्या होती है M3 की एक्सपेंशन की? वेल, जितने ज्यादा लोग डिपॉजिट करेंगे पैसा बैंक्स के पास, उतना कंपोनेंट साइड में तो बढ़ता जाएगा। अब सोर्स क्या है? ये आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी का सोर्स क्या है? मनी मल्टीप्लायर का। जितने बैंक्स लोन्स देगा, ये तो हमने देख ही लिया था ना पिछली स्लाइड में। जितना बैंक ये वन लोन देगा, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो सोर्स क्या है M3 की एक्सपेंशन का? जितने ज्यादा लोन्स देंगे। तो इस दौरान ना गवर्नमेंट ने बहुत लोन्स लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, गवर्नमेंट को बहुत बोरो करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बहुत लोन्स लिए, इस वजह से M3 एक्सपैंड हुआ है। सो नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, दिस वाज ड्यू टू रिस्क अवर्शन बायस अमंग बैंक्स टू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक तो गवर्नमेंट ने बहुत बोरो करा, दूसरा इकोनॉमी डाउन है ना। अगर इकोनॉमी डाउन है तो बैंक्स भी डरे हुए हैं कि कल को मैंने इस कंपनी को लोन दे दिया, इकोनॉमी तो डाउन है, ये कंपनी चले ना, मेरा पैसा वापस ना आए। बैंक्स रिस्क अवर्स हैं। तो बैंक्स उस समय, जब बैंक्स को लगता है बहुत रिस्की है कहीं भी लोन देना, तो उस समय बैंक्स के लिए सबसे सिक्योर ऑप्शन क्या होती है? गवर्नमेंट को लोन देना, क्योंकि गवर्नमेंट आपका पैसा पक्का चुकाएगी। गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स, गवर्नमेंट इज द सिक्योरेस्ट एसेट, है ना। तो इसलिए बैंक्स ने भी गवर्नमेंट को देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने भी बोरो शुरू करना कर दिया। सोर्स साइड पे M3 बढ़ गया।
ठीक है। Money multiplier, which was mostly increasing from 1980s to 2016, has however been declining since then. 2016-17 से वैसे इंडिया का मनी मल्टीप्लायर कम होता जा रहा है। मनी मल्टीप्लायर वॉज 5.5 एज ऑन मार्च 31st 2020। जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन तब 5.5 चल रहा था मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर में ना हम एक गलती कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ना क्या कहते हैं, एडजस्टेड फॉर रिवर्स रेपो, अगर हम रिवर्स रेपो को एडजस्ट कर ले, वैसे तो हम रिवर्स रेपो को भी ना डिपॉजिट मान के चलते हैं, इसलिए हमें लगता है मनी सप्लाई बढ़ रही है। पर अगर हम रिवर्स रेपो में जो पैसा गया हुआ है उसे माइनस कर ले मनी सप्लाई से, तो पता चलता है मनी मल्टीप्लायर और भी ज्यादा लो है। ठीक है, ये लिखा हुआ इधर कुछ एडजस्टेड मनी मल्टीप्लायर। एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, जितनी मनी सप्लाई बढ़ गई। एक होता है कि जितना पैसा बैंकों ने आरबीआई को वापस दे दिया वो मनी सप्लाई से आपको निकालना चाहिए। सो एडजस्टेड फॉर रिवर्स रेपो मनी मल्टीप्लायर और कम हो जाता है, और यही हुआ क्योंकि रिवर्स रेपो में बहुत ज्यादा पैसा गया। क्लियर? ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं, विच इज लिक्विडिटी कंडीशंस एंड इट्स मैनेजमेंट। आरबीआई का मेन पर्पस था इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना, लिक्विडिटी बढ़ाना। ना लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या क्या किया है? एक चीज तो हम कर चुके हैं, रेपो रेट कम कर दिया 115 बेसिस पॉइंट से। पर मैंने आपको बताया था और बहुत सारे हथकंडे हैं टू इंक्रीज मनी सप्लाई। तो बहुत सारे हथकंडे क्या थे, आरबीआई ने क्या क्या किया है टू इंक्रीज मनी सप्लाई? मेजर्स टेकन बाय आरबीआई टू बूस्ट लिक्विडिटी। क्या क्या करा है? एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे हैं आरबीआई ने 2.7 लाख करोड़ के। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? आरबीआई पैसा लेता है और उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आएंगी, पैसा इकोनॉमी में चला जाएगा, राइट? तो 2.7 लाख करोड़ आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से इंजेक्ट करा। फिर ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने की बात होती है ना, गवर्नमेंट को लोन देने की बात होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं हम। पर इस बारी ओएमओ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी किया गया, स्टेट को भी लोन दिया गया, जिन्हें हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। तो कम से कम 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी इंजेक्ट की गई। ठीक है। देन होते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। नाउ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं? सिंपल, देखो रेपो रेट ना फ्लोर रेट है, रेपो रेट से नीचे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ना सारे बैंक्स को पैसा देने के लिए, है ना, लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए, सारे बैंक्स को ना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 to 3 इयर्स के लिए लोन दे देता है एट रेपो रेट। रेपो रेट पे दे देता है। ये तो बहुत सस्ता लोन हो गया। रेपो रेट तो बहुत सस्ता, बहुत कम है ना इंटरेस्ट रेट। तो 1 to 3 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंक्स को लोन दे देता है फॉर एट रेपो रेट। उसे हम कहते हैं एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। पर कई बार ना आरबीआई ये जो पैसे देता है ना अंडर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, उस पे कंडीशन लगा देता है। वो क्या कंडीशन होती है कि ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं ना बैंक को, ये जो पैसा आपके पास जा रहा है, इससे आप ये स्पेसिफिक जगहों पे ही लोन दे सकते हो। बैंक्स वो आरबीआई से पैसा लेते हैं और आगे लोन आउट करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो आरबीआई कहते हैं ये जो आपके पास पैसा आया ना अंडर दिस विंडो, इसे आप स्पेसिफिक जगहों पे ही डाल सकते हो। तो हम नाम ऐड कर देते हैं टारगेटेड। आरबीआई ने बोला हुआ यहां जाना चाहिए, तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हुए थे 1.13 लाख करोड़ के। क्लियर? फिर कैश रिजर्व रेशियो आपने करा ही होगा, सीआरआर कम कर दिया, उससे काफी ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की सीलिंग बढ़ा दी। जनरली एमएसएफ पे बैंक्स बोरो कर सकते हैं सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट तक, वो सर्टेन अमाउंट भी बढ़ा दी। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स आपने डाल दी। फिर रीफाइनेंस फैसिलिटी दी है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे नाबार्ड, एक्सिम, एनएचबी, सिडबी, और ये लोग इस पैसे को यूज करेंगे आगे क्रेडिट क्रिएट करने में। तो इन सारी चीजों से आपने और ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ाई है अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग रेपो रेट, है ना। नाउ लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट। इकोनॉमी में लिक्विडिटी कंडीशंस कैसे रही हैं? आरबीआई ने जो ये स्टेप्स लिए हैं ये काम आए हैं नहीं आए? तो पता ही चलता है काम बिल्कुल आए हैं। लिक्विडिटी सरप्लस में थी। नाउ ये हमें कैसे पता चलता है लिक्विडिटी सरप्लस में थी? वेल,
दो तरीकों से पता चलता है। एक हम डिस्कस कर चुके हैं, जितना ज्यादा बैंक्स रिवर्स रेपो की फैसिलिटी यूज करेंगे दैट मींस बैंक्स के पास तो सरप्लस पैसा है, तो हाई एवरेज डेली नेट लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन अंडर एलएएफ फैसिलिटी। एलएएफ क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में होते हैं रेपो और रिवर्स रेपो। तो अगर बैंक एलएएफ के अंडर अब्जॉर्प्शन कर रहा है, सॉरी आरबीआई एलएएफ के अंडर अब्जॉर्प्शन कर रहा है, दैट मींस वो रिवर्स रेपो पे बैंकों से पैसा ले रहा है। तो बहुत ज्यादा रिवर्स रेपो पे बैंकों से पैसा आया है, अब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है, इसका मतलब सरप्लस लिक्विडिटी है। और दूसरा है वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट क्या होता है? कॉल मनी रेट क्या होता है? जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स एक दूसरे को पैसा लोन देते हैं, बैंक्स हमें लोन देते हैं ना, बैंक्स एक दूसरे को भी क्रेडिट करते हैं, पैसा देते हैं, वो जिस इंटरेस्ट रेट पे देते हैं उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। कॉल मनी रेट जनरली रहता है रिवर्स रेपो और एमएसएफ रेट के बीच में। अगर कॉल मनी रेट इस साइड पे है, इंटरेस्ट रेट कॉल मनी रेट बहुत कम है, दैट मींस सरप्लस लिक्विडिटी है। अगर कॉल मनी रेट हायर चल रहा है, एमएसएफ के ज्यादा क्लोज है, तो लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा है। तो पाया ये कि कॉल मनी रेट इधर को था, कम चल रहा था, दैट मींस लिक्विडिटी सरप्लस में है। ठीक है, ये चीज है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ये देख लेते हैं। या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। नाउ इकोनॉमी को जज करने के लिए ना, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए आप देखते हो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। 10 ईयर की 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। अगर 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड बढ़ रही है, दैट मींस यील्ड हार्डन हो रही है, हार्ड हो रही है यील्ड, मतलब बढ़ रही है, दैट मींस इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है। यील्ड और इकोनॉमी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड बढ़ रही है, दैट मींस इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है। और अगर यील्ड कम चल रही है, जिसे हम कहते हैं यील्ड सॉफन हो रही है, तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है। यह सिग्नल होता है। इसका रीजन क्या है वो हमने क्लासेस में कवर करा हुआ है, बट अभी के लिए आप इस पार्ट को समझने के लिए ये मान लो, जब इकोनॉमी बुरा परफॉर्म करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड बढ़ने लग जाएगी, यील्ड हार्डन होने लग जाएगी। जब इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो यील्ड सॉफन होने लग जाएगी, राइट? एक और कारण होता है, अगर इकोनॉमी बुरा परफॉर्म कर रही है पर आरबीआई ने इकोनॉमी में पैसा पंप कर दिया बुरी तरह, ठीक है, अगर आरबीआई इकोनॉमी में पैसा पंप करती जाए तो यील्ड सॉफन होती है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी सरप्लस में होगी यील्ड सॉफन होने लग जाएगी, जितना ज्यादा लिक्विडिटी डेफिसिट होगा यील्ड हार्डन होने लग जाएगी। तो हमारे जो पिछले लॉकडाउन के साल में जब भी यील्ड हार्ड हो रही थी तो इकोनॉमी खराब चल रही थी, पर इकोनॉमी तो पूरे साल खराब हुई है। तो पूरे साल में कभी कभी ऐसा क्यों हुआ है कि यील्ड सॉफ्ट भी हुई है? क्योंकि आरबीआई ने दबा के पैसा पंप किया इकोनॉमी में, वो भी कारण होता है, राइट? सो The yield on the 10-year government security showed some volatility, यानी कि ऊपर नीचे होती रहती थी, दो ओवरऑल सॉफन ही हुई है, ओवरऑल सॉफनिंग बायस है। नाउ बीच बीच में जब यील्ड हार्ड होती थी तो क्यों होती थी? वेल, उसके कारण है लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड कंट्री वाइड लॉकडाउन एंड मार्केट शटडाउन। इकोनॉमी बंद है, इकोनॉमी चल नहीं रही है, हार्ड होएगी। सेलिंग प्रेशर बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आपकी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हुए थे वो डर के बाहर जा रहे हैं, पैसा अपना बाहर लेके जा रहे हैं, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इकोनॉमी की बुरी सिचुएशन है, हार्डन। अपवर्ड मूवमेंट इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, ये रीजन आपको जब आप लेक्चर लगाओगे ना एक्सटर्नल सेक्टर का तब समझ आएगा, ठीक है? इस पे अगर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप बस इसे अभी याद रखो। बाय द वे जो लेक्चर लगा चुके हैं उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें पता होगा, ठीक है? देन लेटर इन फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ था? सीपीआई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है? एमपीसी ने भी रेट कट ड्रॉप कर दिए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी तो इकोनॉमी की हालत सही नहीं चल रही, यील्ड हार्डन हो रही है। अच्छा, यील्ड सॉफन क्यों हुई? पॉलिसी रेट्स कम कर दिए, रेपो रेट कम कर दिया लिक्विडिटी फ्लश करने के लिए। सबड्यूड क्रूड ऑयल प्राइसेस, शुरुआत में क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रहे थे। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते हैं इंडिया को राहत की सांस मिलती है, इंडिया की इकोनॉमी को राहत की सांस मिलती है, राइट? इकोनॉमी बढ़ती है तो यील्ड सॉफन हो रही थी, सरप्लस लिक्विडिटी थी,
मॉनेटरी एक्सपेंशन, यूएसए ने मॉनेटरी एक्सपेंशन करी, उससे इंडिया को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि यूएसए में जो पैसा बढ़ रहा था वहां के इन्वेस्टर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, वो फिर इंडिया लेके आ रहे थे, राइट। एक्सटेंशन टू ऑफ हेल्ड टू मैच्योरिटी बेनिफिट्स फॉर एसएलआर सिक्योरिटीज बाय 1 more year। जो बैंक्स ने एसएलआर के तहत, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई थी, उनकी मैच्योरिटी और एक्सटेंड कर दी है, तो और पैसा जनरेट हो रहा था इकोनॉमी में, ठीक है। और गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड कम आ रही थी, क्लियर। अच्छा, यील्ड्स ऑन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ये तो मैंने 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करी ना। यील्ड्स ऑन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी फेल शार्पली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पे यील्ड ज्यादा तेजी से गिरी है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, यानी कि 10 ईयर वाली। दो आरबीआई हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू इवन आउट यील्ड कर्व। दो आरबीआई की कोशिश क्या रही है कि ऐसे डिफरेंसेस ना हो, सिमिलर सा रहे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा कम हुई है, लॉन्ग टर्म में इतनी कम यील्ड नहीं हुई है, सॉफन इतनी नहीं हुई है, तो उसको सेम रखने के लिए आरबीआई ने क्या करना शुरू कर दिया कि आरबीआई ने ना इसकी यील्ड को और ज्यादा सॉफन करने के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ना परचेज करने शुरू कर दिए। जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स परचेज करे तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ गई, इनके प्राइस बढ़ गए, और जैसा कि आप जानते हो कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड एंड इट्स यील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आरबीआई जब बहुत ज्यादा परचेज करेगा ना, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स सेल करने शुरू कर देगा, ठीक है, और उस पैसे से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदने लग जाएगा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, यील्ड कम होगी, सॉफन होगी। तो ये ट्राई करा था आरबीआई ने, ठीक है। अच्छा, आरबीआई ने ना एक और स्टेप लिया है, ये यहां पे लिखा हुआ है। वो स्टेप है कि ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबली भी जितने बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सके। अभी तक नहीं कर पाते थे, एनआरआईज वगैरह इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, तो आरबीआई ने स्पेशल विंडो खोली है जिसे कहते हैं फुली एक्सेसिबल रूट। ये याद रखना, इसका नाम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके तहत आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स एनआरआईज के लिए वो ओपन कर दिए, जिससे इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स अब ग्लोबली रिनाउंड होंगे, बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, और इंडिया इंडेक्सेस पे आ जाएगा, बॉन्ड इंडेक्सेस पे आ जाएगा। इंडेक्स नहीं होते ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, उसमें इंडिया नहीं आता क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते थे। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। नाउ बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में ना इकोनॉमिक सर्वे ने थोड़ा जायजा लिया है कि बैंकिंग सेक्टर पे इंपैक्ट क्या हुआ कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन का, राइट। ना बहुत सारे जो लोग थे ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर तो तहस नहस हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल बुरे हाल हो जाएंगे बैंकिंग सेक्टर के बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। उसका सिंपल सा कारण यह है कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो बहुत सारे बिजनेसेस को लॉसेस होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस को लॉसेस होंगे तो वो बैंक को अपने लोन नहीं चुका पाएंगे, राइट। लॉसेस होंगे तो बैंक को पैसा कैसे पे कर पाएंगे, और पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो बैंक्स के एनपीएस बढ़ते जाएंगे और बैंक्स को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये सोचा गया था, पर ये ना हो, कोविड-19 लॉकडाउन में ऐसा होने के पूरे चांसेस थे, पर ये ना हो इसके लिए सामने आ गया था आरबीआई और गवर्नमेंट। दोनों ने इतना सपोर्ट करा बैंकिंग सेक्टर को कि बैंकिंग सेक्टर बच गया। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर गया। बैंकिंग सेक्टर का एनपीए रेशियो डिक्रीज हुआ, रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस डिक्रीज हुए, ठीक है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो ठीक हो गया, बेटर हो गया। स्ट्रेस्ड एसेट्स का रेशियो कम हो गया। रिटर्न ऑन एसेट्स, जो बैंक लोन देता है वो बैंक के एसेट्स होते हैं ना, तो उन एसेट्स पे रिटर्न बढ़ गए। रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक की बढ़ गई, राइट। ये सब कुछ हो पाया क्यों? क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से ठीक ठाक सपोर्ट आया ना। जो आरबीआई की तरफ से सपोर्ट आया ना बैंक्स को बचाया गया, उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी फोरबेरेंस। वॉल्यूम 1 में एक चैप्टर था रेगुलेटरी फोरबेरेंस पे, हमने डिटेल में करा हुआ है कैसे रेगुलेटरी फोरबेरेंस गई है और कैसे नहीं गई है, राइट। तो डिटेल में हम बात नहीं करेंगे रेगुलेटरी फोरबेरेंस के बारे में, बस आपको ब्रीफ सा बता देता हूं कि इसने एक्चुअली करा क्या जिससे बैंकिंग सेक्टर बढ़ गया। देखो, चांसेस थे कि बैंक्स को लोन वापस ना होता क्योंकि ये बिजनेसेस पेमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने लोन मॉरेटोरियम लगा दिया। लोन मॉरेटोरियम क्या था कि जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा तब तक डेटर्स को, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, उन्हें पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
वो पेमेंट उन्हें करने की जरूरत नहीं है, अपनी किश्तें देने की जरूरत नहीं है, बिजनेसेस को अपना पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है। और अगर वो नहीं दे पा रहे तो बैंक्स उन्हें एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये मॉरेटोरियम लगा हुआ है, तो देने की जरूरत नहीं है, तब तक फ्रीज कर दो इस सारी सिचुएशन को। तो इस चक्कर में बैंक्स के एनपीएस बढ़े नहीं क्योंकि लोन मॉरेटोरियम लगा हुआ था। ठीक है, एक तो ये लोन मॉरेटोरियम बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से और एनपीएस नहीं बढ़े। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस थी, एग्जिस्टिंग एनपीएस वगैरह थे, उनके लिए आरबीआई ना रीस्ट्रक्चरिंग करता है। जब भी लोन वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एनपीए वाली सिचुएशन पे आ जाएगा, तो बिजनेसेस के साथ ना बैंक वाले मीटिंग करते हैं और उनके लोन को ऐसे रीस्ट्रक्चर कर देते हैं जिससे वो अपनी लोन की पेमेंट्स कर पाए। उसे हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, बट जब भी आप लोन रीस्ट्रक्चर करते हो ना, आपको उस एसेट को डाउनग्रेड करना होता है। पहले जब वो लोन रीस्ट्रक्चर नहीं हुआ था, जब वो लोन टाइमली पेमेंट्स दे रहा था, तब आप कहते हो वो स्टैंडर्ड एसेट था, उससे पैसा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ स्टैंडर्ड एसेट है। पर जब वो एनपीए हो गया, ठीक है, या वो रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, इतने बुरे हाल आ गए, तब आपको उसे स्ट्रेस्ड एसेट्स की कैटेगरी में डालना पड़ता है कि वो स्ट्रेस्ड एसेट है। ठीक है ना, बैंक्स भी ना घबराते हैं किसी को स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में डालने की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर कोई लोन है वो स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में चला गया तो बैंक्स को ना थोड़ा सा पैसा और साइड में रखना पड़ता है इस एसेट को बचाने के लिए। आपको पता होगा बैंक्स ना लोन के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करते हैं कि मान लो एक बैंक ने किसी को 100 रुपए का लोन दिया हुआ है, तो वो 100 रुपए का लोन दिया हुआ है बैंक ने, ठीक है, अब वो 100 रुपए तो चले गए, पर कल को उसमें से शायद कुछ पैसा नहीं आएगा, तो उसकी भरपाई करने के लिए बैंक्स उस लोन के अगेंस्ट साइड में एक्स्ट्रा अपने पुराने प्रॉफिट से निकाल के 20 रुपीज साइड पे रखते हैं कि कल को इसमें से कुछ लॉस हुआ तो ये 20 रुपीज उसको कवर कर लेगा। राइट, इसे हम कहते हैं प्रोविजनिंग। क्लियर? प्रोविजनिंग होती है। स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में प्रोविजनिंग कम होती है, पर कोई अगर एनपीए हो जाए या स्ट्रेस्ड एसेट्स हो जाए तो बैंक को और ज्यादा पैसा साइड पे रखना पड़ता है, प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ती है। तो इससे बैंक्स की कैपिटल कम होने लग जाती है। राइट, बैंक को नुकसान होने लग जाता है। तो रेगुलेटरी फोरबेरेंस रेजिम में खासकर एमएसएमईज के लिए आरबीआई ने कह दिया था कि अगर आप किसी एमएसएमई का लोन रिस्ट्रक्चर करते हो तो उसे आपको स्टैंडर्ड से स्ट्रेस कैटेगरी में डालने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड ही रखना। इससे बैंक को एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी, बैंक्स को थोड़ी सहूलियत मिल गई। राइट, ये स्टेप्स लिए जिसकी वजह से ना तो लोन मॉरेटोरियम से एनपीए बढ़े और जो एग्जिस्टिंग एनपीए थे वो भी कम हो गए बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी फोरबेरेंस। ये वाला जो प्रोविजनिंग वाला समझा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आई है बहुत ज्यादा, लोन गारंटीज दी है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, आरबीआई की तरफ से रेगुलेटरी फोरबेरेंस आई है, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर बच गया। इनफैक्ट थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करा है, एनपीए रेशियो कम हुई है, सीआरएआर बढ़ा है। राइट, ये सब हुआ है। तो स्टेप्स क्या क्या लिए अंडर फोरबेरेंस रिजीम, वैसे तो हम वॉल्यूम 1 में इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। राइट, कि इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ये थोड़ा रटने वाला पार्ट है कि क्या क्या करा था आरबीआई ने अंडर फोरबेरेंस रिजीम, तो वो आप पढ़ लेना, आपको नोट्स में मिल जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लेके आए थे, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह लेके आए थे। एक प्री के लिए फैक्ट याद रखना, आरबीआई ने ना एक कमेटी भी एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था केवी कामत कमेटी, जिसने रेकमेंड करना था आरबीआई को कि जो आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हो या रेगुलेटरी फोरबेरेंस लेके आ रहे हो, इसके क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स होने चाहिए, किसको किस बेसिस पे आपको रेगुलेटरी फोरबेरेंस देनी चाहिए। राइट, तो उसके लिए केवी कामत कमेटी थी। राइट, ये याद रखना बस। क्लियर? केवी कामत कमेटी फॉर रेगुलेटरी फोरबेरेंस, फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ रेगुलेटरी फोरबेरेंस। ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, ये जो कंपनीज हैं जिनके बुरे हाल चल रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स होने चाहिए थे, इसके लिए केवी कामत कमेटी थी। दैट्स इट। ठीक है, बाकी आप खुद पढ़ लेना। क्लियर? ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी, हमने करा हुआ है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, करंट अफेयर्स वीडियोस देख रहे होगे, तो आईबीसी के तहत आप किसी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना नहीं कर सकते, बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, कि कोई अगर पैसा नहीं दे पा रहा तो उसके खिलाफ बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते फॉर सम टाइम। सेम सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम लगा दिया था। क्लियर? नाउ फोरबेरेंस रिजीम क्रिटिकल एनालिसिस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना।
The above measures which provided asset classification reliefs to borrowers would affect the true recognition of financial stress on the borrower accounts, है ना? ट्रू recognition नहीं हो पाएगी। अभी अगर आप रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी उसे स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रख रहे हो तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे ना। ओवरऑल जब बुक्स देखोगे आप देखोगे इतने सारे तो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, कोई भी स्ट्रेस एसेट है ही नहीं है, राइट? तो ट्रू पिक्चर नहीं आएगी, पर यह फिर भी जरूरत थी इस समय की। However, the larger objective of financial stability in the wake of pandemic demanded prudential forbearance, which was exercised through clear boundaries and disincentivized, embedded in the above reliefs. ठीक है, ये इस समय की जरूरत थी, बट ये वॉल्यूम 1 के चैप्टर में भी करा था कि इसे देख परख के और जल्दी ही हटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स ऐसे ही स्टैंडर्ड मास्क होते जाएंगे, ऐसे ही आपको ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी कि इकोनॉमी में स्ट्रेस कितना चल रहा है, राइट? तो इसे जल्दी हटा देना, सस्पेंड कर देना, ये है क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आपने वॉल्यूम 1 का चैप्टर करा है ना अच्छे से डिटेल में, फोरबेरेंस वाला, तो ये बस एक तरह का उसका समरी है, ठीक है? ये चीज क्लियर। नाउ हम आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आरबीआई ने अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रखी। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन हुई। नाउ उस एक्सपेंशन का ना, ये जो आरबीआई मॉनेटरी एक्सपेंशन करता है उसका वो ना 3 पर्पस इससे करता है। एक, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए लोन्स पे, ज्यादा से ज्यादा लोन्स हो, ठीक है? और टर्म स्ट्रक्चर के ओवरऑल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स, उन पे एक बैलेंस सा इंपैक्ट हो। ये मेजर पर्पस होता है एक्सपेंशन करने का। नाउ आरबीआई ने ये जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन करी है, इसका इंटरेस्ट रेट पे क्या इंपैक्ट हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट हुआ है, टर्म स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ है, वो देखेंगे, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब है कि आरबीआई ने तो एक्सपेंशन कर दी, पर इसका इस पे इंपैक्ट हुआ? अगर तो हुआ तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने जो करी थी अच्छे से ट्रांसमिट होगी इकोनॉमी में, पर अगर नहीं हुआ तो अच्छे से ट्रांसमिशन नहीं हुई, राइट? तो इकोनॉमिक सर्वे ने देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन का इन 3 चीजों पे क्या इंपैक्ट हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं। रेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरबीआई की मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स डाउन आए हैं, लोन पे भी डाउन आए हैं और डिपॉजिट्स पे भी डाउन आए हैं। जो बैंक्स लोन्स देते हैं उसके इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं और जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो उसका भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो बैंक्स को नुकसान होता ना। अगर लोन के रेट्स कम हो जाते पर डिपॉजिट्स के कम ना होते तो बैंक्स के प्रॉफिट थोड़े कम होने लग जाते ना, बैंक्स को नुकसान होता। ऐसा नहीं हुआ, डिपॉजिट्स भी कम हुए, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, तो लोन सस्ते हो गए। लोन सस्ते हो गए तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा लोग लोन लेंगे तो इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी। यही सब कुछ लिखा हुआ है। वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो होता है लोन का रेट, ठीक है, वो कम हुआ है, ठीक है? और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आरबीआई ने पॉलिसी रेट कट कर दिया, रेपो रेट, लिक्विडिटी सरप्लस में आ गई, ठीक है? और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ रिटेल लोन्स। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग आपको पता ही है कि जो बैंक्स होते हैं वो आपको जो लोन देते हैं वो किस बेसिस पे देते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करते हैं, उसके लिए बेंचमार्किंग करते हैं, राइट? तो वो बेंचमार्किंग आपने एक्सटर्नल कर दी, यानी कि बैंक आपको जिस इंटरेस्ट रेट पे, मान लो कार लोन दे रहा है बैंक आपको, तो वो देगा रेपो रेट प्लस एक्स, ये एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो आरबीआई अगर रेपो रेट कम करेगा तो ओवरऑल कार लोन का भी रेट कम हो जाएगा। इसे एक्सटर्नल बेंचमार्किंग कहते हैं। आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया था कि जितने भी रिटेल लोन्स होते हैं, ये कार लोन्स वगैरह, और जितने भी एमएसएमई के लोन्स हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग होगी। इस वजह से कार लोन, एमएसएमई को लोन सस्ते हो गए, ठीक है? बाकी डिपॉजिट के रेट भी कम हुए, तो ये एक अच्छी चीज थी। क्लियर? अच्छा, दूसरा है क्रेडिट ग्रोथ। अब पाया यह गया कि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम हुए ना, उस हिसाब से जितना क्रेडिट ग्रो करना चाहिए था, यानी कि अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रो करने चाहिए थे, वो नहीं बढ़े, वो बढ़े नहीं, ठीक है? तो इस पॉइंट पे ट्रांसमिशन इतनी बेटर नहीं हुई। The reduction in policy rate has been 250 basis points, yet the credit growth has been declining since then. The moderation in credit growth was witnessed in mostly all sectors barring services. तो बस पाया ये गया
कि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट काटे थे ना, कि लोन इतने सस्ते कर दिए आरबीआई के एक्शन की वजह से, लोगों को लगा था क्रेडिट ग्रोथ बहुत होगी, उतनी हो नहीं पाई है। उसका कारण तो सिंपल हो सकता है कि बैंक्स रिस्क अवर्स है ना, बैंक्स को डर लग रहा है किसी को लोन देते हुए, राइट। तो ये एक सेक्टोरल कंपैरिजन है कि सर्विसेज सेक्टर को कितने लोन्स गए, पर्सनल लोन्स कितने गए हैं, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, ये सेक्टोरल कंपैरिजन है, बस देख लेना, ठीक है। अच्छा, टर्म स्ट्रक्चर की बात करें कि लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म पे कितने हैं, तो वो देखते हैं। रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स एंड सरप्लस लिक्विडिटी हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग डाउन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। दो शॉर्ट टर्म के ज्यादा तेजी से कम हुए हैं। लोअर पॉलिसी रेट्स हैव ट्रांसमिटेड डाउन टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड देयर यील्ड्स हैव कम डाउन सब्सटैंशियली, ठीक है। और दोनों टाइप के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की यील्ड कम हुई है, AA रेटेड, AAA रेटेड। बॉन्ड्स की ना रेटिंग होती है किस बेसिस पे, कि वो कितना अच्छा बोरोवर है, कि मतलब अगर बोरोवर की लेगेसी रही है कि वो अपना लोन हमेशा चुकाता है तो उसको AAA रेटिंग मिल जाएगी, उससे कम उसके अगर रिकॉर्ड है तो AA, और ऐसे नीचे जाता जाएगा। तो हाई रेटेड बॉन्ड्स हैं, उनकी भी यील्ड कम हुई है। However, the impact has been much smaller on long-term interest rates. Plus, the gap between 1-year GSEC and 10-year GSEC has widened over the year. यानी कि short-term interest rates बहुत तेजी से कम हो गए, ठीक है, बहुत तेजी से कम हो गए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से कम नहीं हुए, तो इनके बीच की यील्ड का गैप बढ़ता जा रहा है। वो तो हमने पहले भी GSEC में डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने कर लिया मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ऑलराइट। चलो, अब ये ना कुछ स्टेप्स लिए थे आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। ये मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट्स ही शेयर कर लिए, इन्हें आपने पढ़ना है और रटना है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आरबीआई ने रिफॉर्म्स करे हैं, ठीक है, मर्जर हो गए हैं कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, एमएसएमई लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट बढ़ाया है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए क्या करा है, ठीक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम आ जाते हैं एनबीएफसी सेक्टर में। देखो, एनबीएफसी सेक्टर में कुछ खास इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा नहीं है, उन्होंने बस बोला है एनबीएफसी सेक्टर की ना मिक्सी परफॉर्मेंस रही है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की तो फिर भी अच्छी रही है, एनबीएफसी सेक्टर की मिक्सी परफॉर्मेंस रही है, वो आप पढ़ लेना इसमें से। इसमें कुछ खास कॉन्सेप्चुअल नहीं है, डिस्कशन में इतना ज्यादा चाहिए नहीं होगा, ठीक है। पर इसी के साथ साथ ना इकोनॉमिक सर्वे ने एक और चीज मेंशन करी थी, वो डिस्कशन के योग्य है, वो डिस्कस हमने करनी है, वो है डिजिटल पेमेंट्स। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ी हैं कुछ समय में, और हम खुद भी देख सकते हैं कितने सारे लोग जो कैश से डील करते थे पहले, आज गूगल पे, पेटीएम वगैरह कर रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या लिखा है, financial transactions have been seeing a higher growth over the last few years. This financial year, lockdown के दौरान, has witnessed jumps in both volume and value of digital payments. ज्यादा पेमेंट्स हो रही हैं डिजिटली और ज्यादा वैल्यू की भी हो रही हैं। Overall transactions worth 19.35 lakh crore have been done via UPI and 1.02 lakh crore via RuPay cards, ये जो डेबिट कार्ड्स होते हैं। RBI has constructed a composite digital payment index to capture the extent of digitization across the country. ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। RBI मेजर करने के लिए कि डिजिटल पेमेंट्स कितनी बढ़ी हैं, कितनी नहीं बढ़ी हैं, किस स्टेट में बढ़ी हैं, किस स्टेट में कम है डिजिटल पेमेंट्स, उस चीज को मेजर करने के लिए आरबीआई ने निकाला कॉम्पोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इस पे सवाल आ सकते हैं ये इंडेक्स क्या है। अगेन ये इंडेक्स बनाया था डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए कि वहां पे डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। तो इस इंडेक्स में क्या है, ये जो इंडेक्स है इट कंपेयर स्टेट्स ऑन 5 ब्रॉड पैरामीटर्स। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के बेसिस पे स्कोर एलोकेट होता है और उस पे कंपैरिजन होता है। वो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हैं, पेमेंट एनेबलर्स, कितने पेमेंट एनेबलर्स हैं, मतलब कितने प्लेयर्स हैं पेमेंट के लिए, राइट, बहुत सारे आ गए ना अब तो गूगल पे वगैरह, उसका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिमांड साइड पे, डिमांड साइड मतलब डिजिटल पेमेंट है ना, तो इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो पेमेंट डिजिटल पेमेंट की डिमांड ही नहीं होगी ना, नेट ही नहीं है तो गूगल पे की डिमांड ही नहीं होगी। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है डिमांड साइड पे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है सप्लाई साइड पे, ऐसी एप्स एग्जिस्ट करती हैं या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू डिजिटल पेमेंट हो सके। डिमांड तो आ गई डिजिटल पेमेंट की, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ना सप्लाई के लिए। वो पेमेंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कंज्यूमर सेंट्रिक कितना है आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 बेसिस पे इनके डिफरेंट वेट्स हैं, स्कोर एलोकेट होता है, ठीक है।
नाउ आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद मार्च 2018 को बेस ईयर बोला है इन्होंने, ये बेस ईयर है, इसके बेसिस पे आप चेक करोगे कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और ये बेस ईयर का स्कोर रखा है 100, तो अगर 2019 में स्कोर 100 से ज्यादा आता है तो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ी हैं, स्कोर 100 से कम आता तो बेस ईयर 2018 से कम हुई है, राइट। तो पाया ये गया है कि 2020 में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर आ चुका था पैन इंडिया पे 2007, यानी कि डबल हो चुकी हैं, मोर देन डबल हो चुके हैं डिजिटल पेमेंट्स। इन 2 सालों में दबा के ग्रोथ हुई है डिजिटल पेमेंट्स की, क्लियर। तो ये प्री के लिए कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। चलो अब हम आ जाते हैं कैपिटल मार्केट्स पे। नाउ कैपिटल मार्केट्स यानी कि शेयर मार्केट वगैरह वगैरह, राइट। नाउ ये जो कैपिटल मार्केट्स हैं इनका क्या सिस्टम है कि इनके ना कुछ इकोनॉमिक सर्वे में इनके बारे में कई चीजें लिखी हैं ना, वो चीजें कि कैपिटल मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म करा है कैसा नहीं परफॉर्म करा, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि लॉकडाउन के साल में जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इकोनॉमी क्रैश करेगी, इकोनॉमी इतनी क्रैश नहीं करी और कैपिटल मार्केट्स ने तो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। शेयर मार्केट रिकॉर्ड हाइट्स पे गई है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मार्च अप्रैल में पैसा डाला था शेयर मार्केट में, दिसंबर तक आते आते उनका पैसा डबल हो गया है, डबल, इतनी ग्रोथ दिखाई है सेंसेक्स ने, निफ्टी ने, बॉन्ड मार्केट ने, म्यूचुअल फंड्स ने, बहुत ज्यादा कैपिटल मार्केट्स में ग्रोथ हुई है, राइट, ठीक है। पर फिर भी बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये चीज तो मैंने बोल के भी बता दी, फिर भी मैंने नोट्स में आपके कैपिटल मार्केट्स क्यों डाला हुआ इकोनॉमिक सर्वे की समरी में। इसमें ना कुछ टर्म्स यूज हुए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। बस ये टर्म समझ आ गए तो आपका इस इकोनॉमिक सर्वे में से कैपिटल मार्केट्स का टॉपिक कवर हो जाता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना अच्छी हुई है, ठीक है, बस अच्छी परफॉर्मेंस है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। पर ये कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे पब्लिक इशू क्या होता है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहली बार अपने शेयर्स उतारती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, आपकी कंपनी मान लो इतनी बड़ी होगी कि उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स उतार दिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स उतार दिए, तो उसे पब्लिक इशू कहेंगे। उस कंपनी ने अपने बॉन्ड्स उतार दिए बीएसई एनएसई में, तो भी पब्लिक इशू है। राइट्स इशू क्या होता है, जब आप शेयर्स उतारते हो और उन शेयर्स को खरीदने का मौका देते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो आपके कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें और शेयर्स खरीदने का मौका देते हो अपनी ही कंपनी में, उसे राइट्स इशू कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों तो हो गए आपके पब्लिक इशू, या मतलब कि पब्लिक इशू मतलब जब आप अपने शेयर्स पब्लिक में उतार देते हो कि कोई भी मेरे कंपनी का शेयर खरीद ले, मुझे तो पैसे आने, कोई भी खरीद ले। एक होती है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे आप लगा लो फ्लिपकार्ट की डील हुई वॉलमार्ट के साथ, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने अपनी कंपनी का 30% या 40% या 75% वॉलमार्ट को बेच दिया, तो फ्लिपकार्ट ने 75% शेयर वॉलमार्ट को दिया, वॉलमार्ट ने पैसे दिए फ्लिपकार्ट को, यही है। पर इसमें डायरेक्टली वॉलमार्ट से डीलिंग हुई है, कोई आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक में अपने शेयर्स उतारने की जरूरत नहीं हुई, बिहाइंड क्लोज डोर्स आपकी डील होगी किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ, इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। बस पब्लिक और प्राइवेट में यह फर्क है, इसमें भी आप शेयर्स बेच रहे हो, इसमें भी शेयर्स बेच रहे हो, इसमें ओपन टू ऑल है, इसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टर को दे रहे हो, और बिहाइंड क्लोज डोर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के पास जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दो और चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट आर प्राइमरी मार्केट्स, व्हाट आर सेकेंडरी मार्केट्स। देखो मेरी कंपनी है, मैंने जब पहली बारी शेयर्स उतारे तो आप लोग मेरी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली मुझसे परचेज करोगे, है ना, उसे मैं कहूंगा प्राइमरी मार्केट। जब आप इशूअर से परचेज करते हो डायरेक्टली शेयर्स या बॉन्ड्स, तो वो प्राइमरी मार्केट है। अब आपके पास शेयर्स आ गए, अब आप वो शेयर्स किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हो, वो थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन को बेच देता है, और आगे ऐसे चलता जाता है। दिस इज सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट टर्म और है विच इज कॉल्ड बायलैटरल नेटिंग, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है और चांसेस हैं कि बायलैटरल नेटिंग पे से आपसे सवाल पूछ लें। तो बायलैटरल नेटिंग क्या होता है, बड़ा सिंपल सी चीज है।
ठीक है, बहुत सिंपल है। ये इंडिया में हो नहीं पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई रेगुलेशन लॉ वगैरह नहीं बनाया था, पर अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको लेके लॉ बना दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में भी बायलैटरल नेटिंग हो पा रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बेटर हो गई है, राइट। अब बायलैटरल नेटिंग क्या होता है? लेट्स सपोज दो पार्टीज हैं, ए और बी, ठीक है। ए ने कुछ, इन दोनों की ट्रांजैक्शन हुई, ए ने ना बी को पैसा दिया, 100 रुपीज का लोन दे दिया और कह दिया 7% से आपने मुझे हर साल 5 सालों तक पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये एक इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 1। फिर इन्होंने ना 4 महीने बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें बी ने ए को 50 रुपए दिए और बोला 4% के हिसाब से आपने पेमेंट करनी है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट 2। फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी के बीच में, कुछ भी लगा लो, अब ए ने बी को देने हैं 75 रुपीज 5% के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट 3। नाउ ए और बी के बीच में पैसा आना जाना बहुत होना है, पर डोंट यू थिंक अगर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, इसका अलग अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का अलग अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, इसका अलग अकाउंटिंग प्रोसेस होगा। और ये तो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। ए और बी के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सबकी अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया मामला, राइट। तो ए और बी के पास ऑप्शन है कि ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर दे, C1, C2 और C3 को कंबाइन कर दे और एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बना दे। इसको हम कहते हैं बायलैटरल नेटिंग। दैट्स इट। ये इंडिया में नहीं था, तो अब इंडिया ने क्वालिफाइड बायलैटरल नेटिंग बिल वगैरह निकाला है, यहां पे आपको दिया होगा। उस बायलैटरल नेटिंग बिल से अब इंडिया में ये भी पॉसिबल है और इंडिया अब अच्छी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन बन सकता है। तो दिस इज बायलैटरल नेटिंग, बस दैट्स इट। यही यहां पे लिखा होगा। बायलैटरल नेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग ऑल स्वैप अग्रीमेंट्स। इन्होंने पैसा स्वैप किया ना, इसने इसको दे दिया, इसने वापस देना है ना। स्वैप अग्रीमेंट्स बिटवीन 2 पार्टीज इनटू 1 सिंगल और मास्टर एग्रीमेंट, दिस इज बायलैटरल नेटिंग। ये भी अब हो चुका है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट्स इन, जैसा मैंने बताया था, कैपिटल मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डेवलपमेंट यही हुई है कि सब अच्छा हुआ है, सब बढ़िया हुआ है, राइट। ये बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। ये डेवलपमेंट फिर भी मैंने डाल दी, एक बार ये आप देख लेना, ठीक है। प्राइमरी मार्केट्स बेटर हुई हैं, डेट में भी अच्छा हुआ, म्यूचुअल फंड अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेट इनफ्लो बढ़ा है, ये सब हुआ है। और गवर्नमेंट बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल भी लेके आई, ठीक है, जिससे इसे रेगुलेट किया जाएगा, इंडिया में भी बायलैटरल नेटिंग हो पाएगी। ये सारी चीजें हैं, क्लियर, ठीक है। और इंडिया के जो बेंचमार्क इंडेसेस हैं उनमें भी क्या मूवमेंट है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है वो मेजर होता है सेंसेक्स से, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आपका मेजर होता है निफ्टी से। इनको हम कहते हैं बेंचमार्क इंडेसेस। इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है, बस यही पता होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स में एक इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है। इंश्योरेंस सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही है आप देख लेना, बस एक ब्रीफ रीडिंग दे देना। बस इस सब में आपको बस याद रखना है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है। बस ये 2 टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में ना, जैसे जो इंश्योरेंस होती है ना, उसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कार इंश्योरेंस होगी, है ना, लाइफ सेगमेंट और नॉन लाइफ सेगमेंट। पूरी दुनिया में नॉन लाइफ सेगमेंट बड़ा है, ज्यादा बिजनेस है इसमें एज कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस में। पर इंडिया में उल्टा है। पूरी दुनिया की कोई कंट्री उठा लो, वहां पे नॉन लाइफ सेगमेंट बड़ा है। मतलब पूरी दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं, जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं इंश्योरेंस की, उनमें नॉन लाइफ बड़ा है। इंडिया में लाइफ सेगमेंट बड़ा है नॉन लाइफ से, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ सेगमेंट में इंडिया की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी ज्यादा है, इंश्योरेंस डेंसिटी भी ज्यादा है। वेयरएज और बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, यूएसए, यूके, सब में नॉन लाइफ सेगमेंट की पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों बड़ी है।
बस ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तभी मैं कह रहा था एक बार इसे बस ब्रीफ रीडिंग दे देना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले इसकी एक ब्रीफ रीडिंग दे देना, बस यही है, ठीक है। और कुछ इसमें चीजें लिखी हुई हैं कि इंडिया की इंश्योरेंस डेंसिटी ग्लोबल एवरेज से कम है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्लोबल एवरेज से कम है, ठीक है, और लाइफ सेगमेंट इज बिगर देन नॉन लाइफ सेगमेंट। क्लियर? और पेंशन सेक्टर के बारे में भी कुछ ऐसी सी चीजें हैं, ठीक है। ये एक रीडिंग दे देना। इसमें भी ना मेन आपको क्या रखना है इंश्योरेंस सेक्टर में, बस ये अच्छे से पढ़ लेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर को बेटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन सेक्टर को बेटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए, है ना, वेरियस रेगुलेटरी मेजर्स, ये अच्छे से पढ़ लेना बस, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर में कुछ खास नहीं है। अब हम आ जाते हैं आखिरी पोर्शन पे, विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। इसमें भी मैं चाहूंगा कि आप ये खुद पढ़ो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या क्या लिखा है, परफॉर्मेंस कैसी रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की, क्योंकि ये जो नोट्स में आपको दिया होगा ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा, ज्यादातर ये मेंस में काम आएगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ये आप इसलिए इस चीज में से पढ़ लेना। बाकी कुछ ब्रीफ सी चीजें मैं बता देता हूं। वो ब्रीफ सी चीज ये है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ना, कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है उसके दो ही रास्ते होते हैं अंडर आईबीसी, या तो वो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, और काम कंटिन्यू करता जाता है, या उसे लिक्विडेट करना पड़ता है। जब आपको लगता है ना कि ये रिजॉल्व ही नहीं हो सकती बैंकरप्सी, तो आप सोचते हो कि जो भी इसके पास है सब कुछ बेच बूझ के जितना पैसा निकलता है बैंकों को वापस कर दो। तो रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन। पाया ये गया है कि इंडिया में रेजोल्यूशन से कई गुना ज्यादा लिक्विडेशन हो रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन, है ना। पर कहते हैं कि आईबीसी जब से आया है ना, तब से लिक्विडेशन 2 रिजोल्यूशन से ज्यादा होती है, पर उसकी परसेंटेज थोड़ी कम हुई है और इसकी थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। तो आईबीसी का कुछ बेनिफिट तो हुआ है। बाकी परफॉर्मेंस सो फार कैसी चल रही है, ये सब आपने यहीं से पढ़ना है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आईबीसी भी देखना है कि रेजोल्यूशन कितनी हुई है, लिक्विडेशन कितनी हुई है, कितना एक बैंकरप्ट एसेट को रिजॉल्व करने में टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है बैंक्स की, राइट, ये सारी चीजें। और बिहेवियरल चेंज क्या हुआ है जब से आईबीसी आया है, तब से ये जो बोरोवर्स हैं इनमें बिहेवियरल चेंज आ गया है। ये अब कोशिश करते हैं कि अपनी कंपनी को अच्छे से चलाएं, नहीं तो ये बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाएगी इनके खिलाफ और इन्हें अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा, राइट। स्ट्रिक्ट चीजों की वजह से बिहेवियरल चेंज आया है, ठीक है। प्लस कोविड-19 के दौरान क्या मेजर्स लिए गए हैं बाय रेगुलेटर, जैसे आईबीसी को अमेंड करा था, ऑर्डिनेंस निकाली थी, ठीक है। जुडिशरी रेगुलेटर ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आईबीसी वाला पोर्शन, इंश्योरेंस वाला पोर्शन और पेंशन वाला पोर्शन आप अच्छे से खुद पढ़ना, क्लियर। और इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। इस लेक्चर के बाद अब आप अपनी पीडीएफ खोलोगे तो आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। उन क्वेश्चंस का आंसर करना, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं प्री में, तो इसीलिए इस टॉपिक से मैंने कुछ 10 एमसीक्यूज बनाए, वो आपको इस लेक्चर के साथ जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मिल जाएंगे। ट्राई अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, और मैं चाहूंगा आपके कम से कम 8 क्वेश्चंस तो सही हों अगर आपने ये लेक्चर लगा लिया। ऑलराइट, चलो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद चैप्टर 5 ऑफ वॉल्यूम 2 व्हिच इज प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। थैंक यू।